इनसे मिलिए। दोस्तों, आज के इनसे मिलिए कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं निर्माता निर्देशक सुधीर शर्मा से। आपसे बातचीत की है अमरकांत दुबे ने। तो आइए सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत और हाजिर हूं आप सभी के लिए एक बहुत अच्छे निर्माता निर्देशक के साथ जो बहुत सी जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं। मैं उनका स्वागत कर रहा हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधीर जी। धन्यवाद। क्यों ना यहाँ से शुरू करें कि आप रहने वाले कहाँ के हैं? देखिए, मूलतः तो मैं राजस्थान से हूँ। अजमेर जिले में एक छोटा सा शहर है ब्यावर, तो मैं वहाँ का हूँ। लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई जो है सारी दिल्ली में हुई, तो शुरुआत दिल्ली से हुई। यहाँ मुंबई कब आए आप? मुंबई में आया 97 में, पर उसके पहले मैं कुछ टीवी चैनल्स में एज न्यूज़ रिपोर्टर काम कर रहा था, न्यूज़ प्रोड्यूसर भी रहा, न्यूज़ एंकरिंग भी की मैंने कुछ साल, और मैंने कुछ प्रोग्राम डायरेक्ट भी किए करंट अफेयर्स के लिए। जो पहला इंडिया का न्यूज़ चैनल था, प्राइवेट न्यूज़ चैनल, उसके साथ में जुड़ा रहा करीब 4 साल। और उसके बाद मुझे लगा कि शायद मुझे एंटरटेनमेंट की तरफ जाना चाहिए। और क्योंकि मेरे पिताजी दिल्ली में पोस्टेड थे, तो मेरे पास वो उस टाइम संभावना थी नहीं दिल्ली छोड़ के जाने की। शुरू से मन में मेरे ये था कि मेरे को एंटरटेनमेंट डिवीजन में जाके कुछ करना है। अब उस टाइम इतना परिपक्व थॉट नहीं था कि करना क्या है, लेकिन ये ज़रूर था दिमाग में तय कि हाँ, कुछ सीरियल्स, फिल्म्स और नाटकों की तरफ ज़्यादा रुझान था शुरू से ही, जब से मैं स्कूल में था। दिल्ली में आप जब कॉलेज में पढ़ते थे जी, तो नाटकों से जुड़े रहे होंगे। जी बिल्कुल। उस समय कभी आपको ऐसा हीरो बनने का ख्याल नहीं आया? मैं अभिनय में था, और आई थिंक बहुत कम लोग जानते हैं मेरे आसपास के सर्कल में भी कि मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD में मैंने दाखिला लिया था, पर 1 महीने में मैंने वहाँ से छोड़ दिया जी। क्योंकि मेरे जो गुरु जिन्हें मैं मानता हूँ अपना, जिन्होंने मेरे को लाइफ का एक डायरेक्शन दिया, इब्राहिम अलकाजी साहब, जो कि नाटक की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। हाँ, ना सिर्फ भारत में, लंदन रॉयल थिएटर के भी वो 16 साल डायरेक्टर रहे। और NSD का तो सबको पता ही है, उसमें बोलना मतलब उनको सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। तो अलकाजी साहब से मैं जुड़ा और उनकी रेपर्टरी में मैं 2 साल रहा NSD छोड़ने के बाद। तो NSD मैंने करीब शुरू ही नहीं हुई थी, उससे पहले ही मैंने वहाँ से निकल गया। तो मेरे बहुत सारे दोस्त मुझसे बहुत नाराज़ हुए कि इतनी मुश्किलों के बाद दाखिला मिलता है और तुमने यार बिना कुछ सोचे समझे छोड़ ही दिया। पर कहीं ना कहीं वो मेरे दिमाग में एक इंग्लिश में एक वर्ड होता है ना कि उनकी ऑ में था मैं बिल्कुल। तो वो मुझे लगता है कि वो एक मेरा एक डिसीजन ऐसा था लाइफ में जिसने पूरी मेरी धारा को चेंज कर दिया। और जो लोग मुझे उसके पहले जानते थे, अलकाजी साहब को मिलने से पहले, और जो लोग मुझे उसके बाद भी अब मिलते हैं, तो वो हमको बताते हैं कि भाई आप में बड़ा फर्क आ गया है सोच में, जो चीज़ मैं करता हूँ और जो मैं उसके बाद इमीडिएटली की। तो आई थिंक मेरे लिए वो बहुत एक डिसाइडिंग फैक्टर रहा। खैर, एक नियति भी होती है, एक भाग्य भी होता है, आदमी को वो अपने आप उस तरफ ले जाता है। कर्म आदमी उस हिसाब से करता रहे तो उसको उसके फल भी जो हैं बड़े सार्थक मिलते हैं। अब हम वापस मुंबई आ जाते हैं जी। यहाँ आने के बाद शुरुआत, जैसे आपने कहा कि आप वहाँ से यहाँ आए थे ये सोच कर कि एंटरटेनमेंट से जुड़ेंगे, तो क्या यहाँ आने के बाद वो जो आपकी सोच थी, वो आपको लगा कि वो राह बड़ी आसान है? अमरगंज जी, राह तो कोई भी आसान नहीं होती, पर यह है कि हाँ, ये ज़रूर मैंने एक दृढ़ निश्चय करके आया था। क्योंकि मैं दिल्ली में जब था तब मैं नौकरी कर रहा था, और जब तक मैं बम्बई आया, मेरे कई संगी साथी जो मेरे साथ उस चैनल में या मेरे साथ थिएटर में थे, मैंने कई ऐसे लोग देखे जो बम्बई आए, कुछ रह गए, कुछ बहुत सक्सेसफुल हो गए, कुछ वापस लौट आए। तो बड़ा डर सा था अंदर, एक बड़ा डरते डरते से बम्बई में पहली बार कदम रखा था। तो लेकिन जो सबसे अच्छी बात मैं एक कहूँगा कि मैं ये सोच के आया था, ये दृढ़ निश्चय था कि चाहे 1 दिन लगे, 1 साल लगे या 10 साल लगे, मैं नौकरी नहीं करूँगा। और कुछ बहुत सारे लोगों का सहयोग और साथ रहा। मैंने बहुत वॉइसिंग की, रेडियो पे कई प्रायोजित कार्यक्रम मैंने किए, और बहुत सारे और फ्रीलांस काम करता रहा, ये सोच के कि मेरे को अभी नौकरी नहीं करनी। क्योंकि मैं एक करंट अफेयर्स का काम छोड़कर आया था और यहाँ पे ये तय करके आया था कि मुझे एंटरटेनमेंट में कुछ करना है, मुझे प्रोग्राम्स बनाने हैं, मुझे फिल्में बनानी है, मुझे सीरियल्स बनाने हैं। तो वो एक ध्येय मेरे दिमाग में बहुत कील की तरह बैठा हुआ था।
अब वो कैसे होगा ये मेरे को नहीं मालूम था, लेकिन हाँ आने के बाद मैंने कुछ छोटे मोटे टीवी कमर्शियल्स भी डायरेक्ट किए और धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गईं। और फिर एक नई चीज़ हुई जो 1999 में बहुत नया था भारतीय टेलीविज़न पे। भारतीय टेलीविज़न खुद ही अपने आप में बहुत एक नया फिनोमेना था उस टाइम, क्योंकि 94-95 में सीरियल बनने शुरू हुए, सन 1997 में 99 में जाके वो चीज़ें थोड़ी बढ़ने लगीं, प्राइवेट चैनल्स का आना हुआ। तो उस समय एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी सी लग रही थी लोगों को कि कुछ एडवर्टाइजिंग के लोग जब टीवी में आए, और टीवी का प्रोडक्शन क्वालिटी उतनी अच्छी और उतनी बढ़िया लेवल की नहीं थी, तो हम लोगों ने उसका प्रोमोस का काम शुरू किया जी, कि किस तरह से एक प्रोग्राम को पेश किया जाए, किस तरह से एक प्रोग्राम को लॉन्च किया जाए। तो बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम उस समय लॉन्च हुए रहे थे, जो नए टीवी चैनल आए, प्राइवेट सैटेलाइट चैनल। सो कहीं ना कहीं हमारी जो कंपनी थी और हमारी जो टीम थी, मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों साथ ही में काम करते हैं, और हमने उसमें एक महारत हासिल कर ली और काफ़ी सारा काम हमारे को उस क्षेत्र में मिलने लगा, जिसे हम प्रोमोज और पैकेजिंग कहते हैं। जी, यहाँ मैं दोस्तों आपको ये बता दूं कि सुधीर शर्मा इस समय जिस बारे में बता रहे हैं वो बात यह है कि जब आप कोई सीरियल देखते हैं तो उस सीरियल से जुड़े जो विज्ञापन सीरियल आने से पहले दिखाए जाते हैं या सीरियल ऑन एयर होता है उस दौरान दिखाए जाते हैं, और सीरियल का जो अपना एक टाइटल सॉन्ग होता है, ये वो निर्माता जिसका सीरियल होता है वो खुद नहीं बनाता है। ये काम अब जैसे कि सुधीर जी ने बताया एक अलग स्पेशलाइज्ड जॉब हो गया है, जिसकी शुरुआत जहां तक मेरी जानकारी सुधीर जी और उनकी पत्नी की कंपनी ने शुरू की, और इसमें इन्होंने महारत हासिल की और ये स्पेशलाइज्ड जॉब के फील्ड में बहुत बड़ा नाम बन गए। जी, नाम तो पता नहीं, लेकिन हाँ ये था कि उस समय जितने भी 5-6 चैनल्स थे उनका सारा काम हम लोग इस क्षेत्र में मोनोपोली कह सकते हैं, 80% काम हम ही लोग कर रहे थे। उससे हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला, क्योंकि ये एक नया काम था, ये हिंदुस्तान में पहले इस तरह का फील्ड बहुत आइडेंटिफाइड नहीं था, तो कहीं ना कहीं उसमें हमें शौक भी था। और मैं प्रदीप सरकार जो निर्देशक हैं बहुत बड़े, उनको असिस्ट कर चुका था। तो परिणीता फिल्म जिन्होंने डायरेक्ट की है, जी परिणीता फिल्म और बहुत सी और फिल्में, तो मैं उनके साथ उनके एडवर्टाइजिंग के दिनों में उनको असिस्ट करता था। तो शायद कुछ चीज़ें वहाँ से आई, कुछ चीज़ें सीमा जो मेरी पत्नी है वो डिज़ाइनिंग में बहुत एक्सपर्ट हैं, ग्राफिक्स में बहुत एक्सपर्ट हैं, तो कुछ उनका इनपुट रहा। तो वो करके जो उसको हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं ब्रॉडकास्ट डिज़ाइन, विदेशों में एक बहुत बड़ी, इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वॉल्व हैं, अब हिंदुस्तान में भी होने लगा है, लेकिन आज भी जो बड़े बड़े चैनल्स हैं उनका करोड़ों रुपए का बजट जो है हमारे हिंदुस्तान के बाहर जाता है, सिर्फ ब्रॉडकास्ट डिज़ाइन को डिज़ाइन करने के लिए, उस कॉन्सेप्ट को क्रैक करने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो जिद थी कि ये पैसा बाहर क्यों जा रहा है, हमारे यहाँ क्या टैलेंट नहीं है, हमारे यहाँ हम लोग कर सकते हैं। तो हमने कोशिश भी की और बहुत बड़े चैनल्स का काम हम लोगों ने यहाँ हिंदुस्तान में बैठ के किया और लोगों को पसंद भी आया, और हमने 5-6 साल तक उसको बहुत सक्सेसफुली करते रहे, और आज भी हम ऑन एंड ऑफ करते रहते हैं। पर वो 5-6 साल के बाद हमारी दिशा थोड़ी सी जाहिर है वो बदलनी थी, क्योंकि आपका सभी चैनल्स के साथ एक रिश्ता भी बन गया और चैनल्स को आप पे भरोसा भी हो गया, आपके आर्थिक रूप से भी आप मजबूत हो गए होंगे, और फिर शायद आपकी शुरुआत हुई होगी, कहीं ना कहीं आपको लगा होगा कि जो वो एंटरटेनमेंट की जो मुख्य धारा जिससे आप जुड़ना चाहते थे उससे जुड़ा जाए। तो वहाँ फिर क्या हुआ? तो एक मेरी कमज़ोरी है जो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा श्रोताओं के साथ, कि क्रिएटिव लोग कहा जाता है कि थोड़े से आलसी होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आलस्य का एक छोटा सा मेरे उसमें भी था। क्योंकि जब हम ये निर्देशन करते थे प्रोमोज और पैकेजिंग का और वीडियोस का, गानों का, टाइटल सॉन्ग्स का, तो वो महीने में हम लोग 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन शूटिंग होती थी, बाकी दिन पोस्ट प्रोडक्शन होता था, 5-6 दिन थोड़ा घर में भी आराम होता था। पर जब ये पता लगा कि एक धारावाहिक के निर्देशक को 30 दिन काम करना पड़ता है और रोज सुबह उठ के 9 बजे की शिफ्ट में पहुंचना पड़ता है और रात को 9 बजे पैकअप होता है, अगर मीरा रोड में पैकअप हो रहा है, अंधेरी में आप रहते हैं, तो आप 11 बजे घर पहुंचते हैं, वो ख्याल ही मुझे कपा देता था कि भाई, और उस समय बहुत ऑफर्स आ रहे थे और बहुत ज़्यादा पैसा हमें ऑफर किया जा रहा था कि आप ये निर्देशन कीजिए सीरियल का, उसका। बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स ने, चैनल्स ने ऑफर दिए कि आप सीरियल क्यों नहीं करते हैं, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो एक आलस्य मेरे दिमाग में, आलस्य नहीं कहेंगे, कुछ मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं एक क्रिएटिव के नाते मेरी वो जो कला है वो कहीं ना कहीं बहुत मोनोटनस हो जाएगी, और उस चक्कर में मैं कभी, या वो आलस्य कह लीजिए या ये विचार कह लीजिए, मैं कभी वो निर्देशन कर नहीं पाया। फिर कुछ एक संजोग ऐसा बैठा कि मुझे ये समझ में आने लगा धीरे धीरे कि अगर बनाना है सीरियल को और उस पर पूरी अपनी ग्रिप हो, तो वो एक सिर्फ लेखकों के या निर्देशक होके नहीं हो पाएगी। कहीं ना कहीं वो चीज़ जो फिल्मों में एक निर्देशक का रोल होता है, मेरे ख्याल से, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ,
एक प्रोड्यूसर, टेलीविजन प्रोड्यूसर का वही रोल होता है जो एक फिल्म निर्देशक का फिल्म में होता है, क्योंकि किस कॉन्सेप्ट को लेकर जाना है और किस कॉन्सेप्ट को चैनल को पिच करना है, लेखक कौन होगा, कलाकारों को कैसे बोलना है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर ही तय कर रहा होता है और वो क्रिएटिवली इन सब चीजों को देख रहा होता है। जो एक मानसिकता है हमारे देश में जो कि विदेशों में नहीं है, और वो सही है, कि प्रोड्यूसर वो होता है जो पैसे लगाता है। ये हमारा पुराना चलन था और ऐसा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आज भी प्रोड्यूसर सिर्फ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ पैसे लगाते हैं, लेकिन आप अगर आप नजर डालें सभी सक्सेसफुल टेलीविजन प्रोड्यूसर्स पर, 90% लोग वो किसी न किसी कला से जुड़े हुए हैं डायरेक्टली। या तो वो निर्देशक हैं जो प्रोड्यूसर बन गए, या लेखक हैं, जो बहुत सारे लेखक हैं आप देखिए वो प्रोड्यूसर बन गए। तो उस कला को जानना, उस विधा को जानना बहुत जरूरी है एक प्रोड्यूसर के लिए। उसको 360 डायमेंशन उसके पता होने चाहिए, सिर्फ एक डायमेंशन ना पता हो, और उस चीजों को वो साकार रूप दे सके, उस प्रोग्राम को मूर्त रूप दे सके। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा मिथ है हमारे देश में कि प्रोड्यूसर मतलब पैसे लगाने वाला। यहाँ मैं अब थोड़ा सा आपके सीरियल्स की तरफ आना चाहूंगा, प्रोड्यूसर की भूमिका को समझते हुए। और निश्चित रूप से जब आपकी ये सोच है और ये सारी चीजें हैं, तो प्रोडक्शन से जुड़े सीरियल्स जो आपने निर्माण किए हों या निर्देशन किए हों, उनकी जरा फहरिस्त हमें बताएंगे आप तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कुछ एक ऐसी बातें भी मैं चाहता हूं कि आपके जरिए श्रोताओं तक पहुंचें जो सामाजिक सरोकार से जुड़ी हैं। तो पहले हम आपके सीरियल्स की फहरिस्त सुन लें। हमारा जो पहला धारावाहिक जो सबसे ज्यादा मशहूर हुआ, मिले जब हम तुम, कॉलेज क्राउड में और युवाओं में वो सीरियल बहुत मशहूर रहा और करीब 4 से 5 साल तक चला वो सीरियल। और पहला ही धारावाहिक हमारा इतना हिट हुआ तो उससे हमें काफ़ी भरोसा मिला, और बाकी जो हमारे क्लाइंट्स थे, हमारे चैनल्स थे, उनको भी ये लगा कि हाँ ये लोग डिलीवर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक और चीज़ बढ़ती गई, जो आगे हमारे आने वाले सीरियल्स हमने, कई सारे सीरियल्स हमने बनाए जो देश का जो युवा एक चैनल है उसके लिए, बहुत सारे उनके लिए धारावाहिक हमने बनाया और वो भी काफ़ी मशहूर रहे। तो कहीं ना कहीं ये होने लगा कि हमारी जो कंपनी है या हमारी जो टीम है वो युवाओं के ऊपर धारावाहिक बनाने में बहुत माहिर है, और उस चीज़ को ज़रा अच्छे से हम लोग पकड़ पाते हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट की दृष्टि से हो या कोई मैसेज डिलीवर करना हो। तो कहीं ना कहीं वो एक कहीं सी साख बन गई उस दिशा में कि हाँ ये लोग जो हैं, ये टीम जो है, ये इस तरह के सीरियल बनाने में ज़्यादा माहिर हैं। पर उसके बाद हमें लगा नहीं ये क्या है, टाइप होने का, ऐसा टाइप क्यों हो रहे हैं हम लोग। तो फिर हमने दूसरा एक सीरियल जो हमारा आया दिल्ली में, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली में मैं पला बढ़ा और दिल्ली में मेरी एजुकेशन और सब दिल्ली में रहा, तो दिल्ली से भली भांति परिचित था। और वो सीरियल हमने खुद कंसीव किया, सीमा और मैंने, उसका नाम था 12/24 करोल बाग। और ये पहला ऐसा धारावाहिक था जो पूरी तरह से बंबई में शूट ना होके पूरी तरह से दिल्ली में शूट हुआ। कई अखबारों ने इस पे बहुत बड़े आर्टिकल्स भी लिखे, दूरदर्शन का काम वहां हो रहा था, लेकिन प्राइवेट सैटेलाइट चैनल्स का कोई भी धारावाहिक पूरी तरह से स्टार्ट टू फिनिश वहाँ शूट नहीं हुआ था। पर ये पहला ऐसा था जहाँ के हमने कलाकारों को भी दिल्ली से चुना, और वहाँ के जो टेक्निकल टीम थी वो भी सारी दिल्ली से थी, क्रिएटिव टीम भी दिल्ली से थी। तो वो एक बड़ी उपलब्धि थी, और पूरा उसको 3 साल तक वो सीरियल चला और काफ़ी अच्छी उसको क्रिटिकली काफ़ी कई पुरस्कार मिले धारावाहिक को। तो दूसरा धारावाहिक ये था, और उसके बाद और बहुत सारे सीरियल्स आए। एक और मशहूर धारावाहिक जो था, जो प्राइवेट सैटेलाइट चैनल पे था, ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा, वो भी काफ़ी मशहूर रहा। वो एक विधवा की प्रेम कहानी पे आधारित था, काफी बोल्ड शो था। बैकग्राउंड में इंदौर शहर की कहानी थी। इंदौर में था, इंदौर में भी उसकी कई बार हमने शूटिंग की, और इंदौर के लोगों से बहुत प्यार मिला, और वो इतना प्यार मिला बाकी लोगों से भी कि फिर उसका हमें सीजन 2 करना पड़ा। तो वो सीरियल भी काफी मशहूर रहा, और उसमें भी कहीं ना कहीं हमने एक मैसेज देने की कोशिश की कि एक विधवा जो 2 साल पहले 3 साल पहले विधवा हुई है, उसे एक मौका और मिलना चाहिए लाइफ जीने का। तो ये सिर्फ प्रॉब्लम हमारे गाँवों में ही नहीं है, ये छोटे शहरों जैसे इंदौर, अजमेर, लखनऊ, इस तरह के शहरों में भी है और बड़े शहरों में भी है। तो उसमें हमने वो कहानी लोगों को बहुत पसंद आई। इस तरह के कई और शोज आए, लेकिन जो मुख्य हैं, गुलमोहर ग्रैंड एक शो था जो मिनी सीरीज के तौर पे हमने पेश किया, वो होटल इंडस्ट्री पे बेस्ड था। इनसे मिलिए कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे निर्माता निर्देशक सुधीर शर्मा से अमरकांत दुबे की बातचीत का पहला भाग। इसका दूसरा भाग हम आपको सुनवाएंगे अगले बुधवार को इनसे मिलिए कार्यक्रम में। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग भावना सिंदल का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया हर्षवर्धन गवई ने। इनसे मिलिए।